सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में भी बहुत कुछ था बॉस, और इसमें भी बहुत कुछ है। ठीक है, कल हम लोगों ने एक मेजर ग्रुप्स को देखा था, जिसमें से आसियान हम लोगों ने देखा है ना, आसियान देखा था, G20 देख लिया। बट हाँ, ट्रस्ट मी, आने वाले टाइम पे इन ग्रुप्स को सेपरेटली आपको मिल जाएगा, छोटे छोटे स्मॉल कट्स में वो वीडियो मिलेंगे आपको। और आई गेस की कल से स्टार्ट करते हैं या फिर नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड स्टार्ट कर ही देंगे, चाहे जो हो जाए। आने वाले वीक में G20 जोड़ लो, G20, यूरोपियन यूनियन, बिम्स्टेक, आसियान, एटलीस्ट ये 4 तो कवर कर ही देंगे नेक्स्ट संडे तक। ठीक है, तो इस पे रहना थोड़ा सा, और तब तक रिवीजन स्टार्ट करो जनवरी फेब। और जिन लोगों ने रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है, तो 2 तरीके होते हैं रिवीजन स्टार्ट करने के। एक तो आप MCQ के थ्रू स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, और MCQ का रहा तो माइट बी कि आपको एक टेस्ट पेपर मिल जाए कुछ टाइम पे, है ना, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो MCQ, लाइक 50 क्वेश्चंस फॉर अ मंथ। आई थिंक दे आर मोर देन एनफ टू रिवाइज एंड रीड इट ऑन। ठीक है, और पूरे नेचुरल क्वेश्चंस हैं, ताकि जिसमें आपको जो न्यूज पेपर्स में रहते हैं उनसे ही क्वेश्चंस आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि जैन फेब तक आपको मिल जाए, मार्च के एंड तक, तो मार्च तक हो ही जाना चाहिए, है ना। तो इस पे थोड़ा सा फोकस रखना और रिवीजन पे काम करो। और रिवीजन कर रहे हो तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट करो। एक महीने के अगर 50-100 क्वेश्चन लगा रहे हो तो समझो यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। चलिए, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं द हिंदू का एनालिसिस। तो पहला है हमारे पास, नेवी मेजर ऑपरेशनल लेवल ट्रोपेक्स कंक्लूड्स। तो ट्रोपेक्स को जानेंगे एग्जैक्टली क्या होता है, क्या क्या चीजें हैं इसमें। ट्रोपेक्स में XYZ 10 तरह की बातें हैं, उसको कवर करेंगे। नाउ द सेफ हार्बर क्लॉज इन द IT लॉ। ठीक है, इसमें बेसिकली IT एक्ट 2000 और डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 2023 का है उसको देखेंगे। तो 2022 में बिल था, दिसंबर में बिल पास हुआ, अभी उसमें कुछ चेंजेस की बात की जा रही है। किंजल मिसाइल कल ही रशिया ने फायर किया था यूक्रेन पे। ठीक है, तो किंजल मिसाइल क्या होता है, बट मोर ओवर इसमें मेरा इंटेंशन ये रहेगा कि आपको थोड़ा सा यूरोप घुमाया जाए। यूरोप, थोड़ा सा यूरोप घूमेंगे। यूरोप में क्या घूमेंगे सर, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं यूरोप में, है ना। थोड़े बहुत पैसेजेस हैं, स्ट्रेट्स हैं, जैसे हम लोगों ने मकसर स्ट्रेट देखा था व्हेन वी वाज टॉकिंग अबाउट द आसियान, वैसे इसमें देखेंगे यूक्रेन का पोजीशन, रशिया का पोजीशन, क्रीमिया, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ठीक है, सी ऑफ मरमरा और आयनियन सी, ऐसे बहुत सारी सीज हैं। सी ऑफ एजोव है, ठीक है, बाल्टिक सी है, फिर उसके बाद आपको एड्रियाटिक सी है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं उस मैप में, तो उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेपाल इलेक्ट्स रामचंद्र पौडेल एज द न्यू प्रेसिडेंट। ये नेपाल के 3rd प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, ये चीज याद रखना, ही इज 3rd प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। 2008 में नेपाल मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन वाला कंट्री बना, और उसके कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत बाद में आया था, इसका 2015 अराउंड आया। 2008 के बाद इसमें प्रेसिडेंट पोस्ट आना शुरू हुआ, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्शंस होते हैं प्रॉपर। प्रेसिडेंट यहाँ का सेरेमोनियल पोस्ट होता है, बट स्टिल वी वांट टू फिगर आउट कि थोड़ा सा इंडियन प्रेसिडेंट से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने लायक तो है नहीं, बट स्टिल विल ट्राई टू फिगर इट आउट एग्जैक्टली क्या क्या उसमें चीजें हैं। ठीक है, लास्ट है हमारे पास बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल। ठीक है, तो इसको देखेंगे एग्जैक्टली क्या, कितनी कंट्रीज हैं, आसियान से थोड़ा बहुत देख लेना, ताकि ग्रुप्स वैसे भी क्लियर हो जाए। ग्रुप्स न्यूज में बहुत है, तो प्लीज जो बच्चे खुद से कर रहे हैं तो उनके लिए एडवाइस है कि सारे ग्रुप्स को एक जगह क्लस्टर फॉर्म में करके देख लो। और मैंने बहुत बार बताया है कि कितने ग्रुप्स है टोटल, ठीक है, जो आपको पढ़ने, अगर फिर से कहो तो ये देख लो, तो एक बार ध्यान से देख लो कितने ग्रुप्स हैं। G20, G7, पहले था G8, ठीक है, उसका रशिया हट गया इसमें से 2014 क्रीमिया एनेक्सेशन के बाद। ठीक है, ये ग्रुप हो गया। फिर उसके बाद SCO देख लेना, फिर सार्क देख लेना, फिर आसियान देख लेना, फिर उसके बाद बिम्स्टेक, जिन पे हम भी आगे बात करेंगे, इन्हीं सब ग्रुप पे हम भी बात करेंगे आने वाले टाइम पे। वी विल टॉकिंग अबाउट दीज ग्रुप्स। ठीक है, ओपेक हो गया, फिर ओपेक प्लस हो गया, क्वाड हो गया, और इंडिया के पोजीशंस देखेंगे इनके साथ। ये मेजर ग्रुपिंग्स हैं। और जब G20 पढ़ेंगे तो यूरोपियन यूनियन भी देख लेंगे थोड़ा सा। फिर उसके बाद स्कैंडिनेवियन कंट्री भी हम इसी में देखेंगे। इसमें क्या क्या देखना है, तो कैसे कैसे ओरिजिनेट हुआ, क्या है नहीं है, ज्योग्राफी, जिस भी कंट्री है, जिस भी रीजन में वो ग्रुप बिलोंग करता है वो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ग्रुप्स के नाम तो ऐसे ही हो गए। ठीक है, तो इन पे तो पकड़ होनी ही चाहिए आपकी, इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं होना चाहिए। एक देख लो कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज, वो भी न्यूज में रहता है आए दिन। तो ये सब 4-5 चीजें इनको न्यूज में रहते हैं, तो इनको तैयार रखना है।
टिप्स पे रखना है, बेसिकली तैयार क्या रखना है। तो आने वाले टाइम पे शॉर्ट वीडियोस के थ्रू विल ट्राई टू फिगर इट आउट ईच एंड एवरी ग्रुप्स एंड ईच एंड एवरी पार्टीज के ग्रुप जो भी है उसमें, ठीक है, ताकि छोटी छोटी बातें क्लियर होती चली जाए। नेवी मेजर ऑपरेशनल लेवल ट्रॉपिक्स कंक्लूड। देखो ट्रॉपिक्स बेसिकली आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के वो तीन जो रहते हैं उनके साथ ही होता है। 3-4-5 महीने चलता है ये। नवंबर से स्टार्ट हुआ था, मार्च में कंक्लूड हुआ है। फुल फॉर्म होता है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। इसमें रेडी किया जाता है सबको कि चलो अब अपन को तैयार रहना है आने वाले किसी भी खतरे से। एक होता है ना एक्सरसाइज करवाना, जैसे कैसे होता है, आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे इफ यू आर गोइंग टू गो फॉर द DU, क्लैट, आईलेट, सिम्बी, एमएचसेट, कोई भी एग्जाम हो, होटल मैनेजमेंट, आपका सबसे प्राइमस ड्यूटी क्या होता है? आपका सबसे प्राइमस ड्यूटी ये है कि आप मॉक बनाइए, ठीक है। तो चाहे सिलेबस खत्म हो चाहे ना हो, वटेवर, ऐसे कि मॉक बनाओ। ये बहुत प्रॉब्लम रहता है बच्चों के साथ कि मॉक नहीं बनाएंगे, सिलेबस निकाल, अरे बनाओ यार, वो एप्टीट्यूड पेपर है यार, दैट इज एन एप्टीट्यूड पेपर, इट इज नॉट ए यूनिवर्सिटी पेपर जिसमें तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा तभी तुम कुछ लिख सकते हो। दैट इज एन एप्टीट्यूड पेपर। करंट अफेयर छोड़ दो ना, बाकी सेक्शन तो पढ़ के आए हो, 10th क्लास तक तो वही पढ़ा है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, थोड़ी बहुत जीके तो आ ही जाती है। करंट अफेयर्स छोड़ दो, चलो मान लेते करंट अफेयर्स रोज चलती है, इनको छोड़ दो। पॉलिटी छोड़ दो, जितनी 50 क्वेश्चन स्टिल यू हैव, तो अगर उस पर तुम्हारी अच्छे कमांड है तो यू कैन डू अ ब्लड, वी कैन डू अ लिटरली ग्रेट जॉब। तो वैसे ही यहाँ पे है ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज है कि आपको रेडी रहना है एट द टाइम ऑफ डेंजर। तो ये मॉक जैसे करते हो तो वैसे ये भी है, ट्रोपेक्स, इनका नाम है ट्रोपेक्स। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये कहाँ हुआ था? अरेबियन सी में, याद रखना, नवंबर से मार्च में, और ये कंक्लूड हो चुका है द ऑपरेशन। अच्छा अरेबियन सी देखोगे तो अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है? अभी तक दिमाग में आ गया होना चाहिए, कल ही बताया था 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल, याद आया कि नहीं आया? और अभी तक आंसर नहीं आया है, देखो ये रहा, ठीक है, इधर है अरेबियन सी। आज एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, चलो अरेबियन सी आई गया है तो बता। अरेबियन सी को हिंदी में बोलते हो अरब सागर, है ना। ये हो गया बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर गंगा समुद्र मंथन बोल रहे हैं, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा इधर बनता है ना, वहां पर सुंदरी ट्रीज पाई जाती है इसलिए बोला जाता है सुंदरबन डेल्टा। अच्छा यहाँ पर क्या है? अंडमान निकोबार। आज अपन इसके बारे में बात नहीं करेंगे, 10 डिग्री चैनल और कोको चैनल उधर ही है, पता हो गया होगा अभी तक, ठीक है। अच्छा यहाँ पर है लक्षद्वीप, ठीक है, इधर है आपका मिनिकॉय, ठीक है। अब मिनिकॉय जो है वो लक्षद्वीप का मेन आइलैंड है, मेन मतलब सबसे बड़ा आइलैंड है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप मेनलैंड लक्षद्वीप से मिनिकॉय को सेपरेट करता है एक चैनल जिसका नाम है 8 डिग्री चैनल, ठीक है, ये चैनल है। और यहाँ पर 9 डिग्री चैनल, और यहाँ पर सेलिब्रिटीज जाते हैं, ठीक है। तो नहीं, ये 8 डिग्री होगा, ये 9 डिग्री होगा, सॉरी 9 डिग्री चैनल जो है वो मेनलैंड लक्षद्वीप से मिनिकॉय को सेपरेट करता है, और 8 डिग्री चैनल यहाँ से आपको, यहाँ सेलिब्रिटीज जाते हैं। अभी भी बता दो, टाइम है, दूसरी बार एक ही सवाल पूछ रहे। अरेबियन सी, अरेबियन सी में जब यहाँ देखोगे तो इधर साइड आपको आता है पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान, चाइना और इंडिया से एक रिवर निकलती है, चाइना के तिब्बत साइड से एक रिवर आती है जिससे हम, एक रिवर सिस्टम है पूरा, इसका इंडिया के साथ ट्रीटी भी है, नाम है इंडस रिवर। इंडस रिवर यहाँ डेल्टा बना के गिराती है अपना, इंडस रिवर डेल्टा। तो इंडस रिवर ड्रेन कहाँ करती है? अगर पूछे को इंडस रिवर ड्रेन कहाँ करती है, हैप्पी बर्थडे, पता ही नहीं। इंडस रिवर तो पता था, आईसीजे पाकिस्तान के पास, आरबीएस इंडिया के पास। आईसीजे मतलब इंडस, चेनाब, झेलम इंडिया के पास नहीं है, पाकिस्तान के पास, और आरबीएस रावी, ब्यास, सतलज वो इंडिया के पास है, ठीक है। तो इंडस रिवर डेल्टा अरेबियन सी में आती है। यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम देते हैं ये लोग, सप्त सिंधु, सप्त सिंधु भी यहीं पे, ठीक है। तो ये चीज पता रखा करो थोड़ी सी। अच्छा और यहाँ पर थोड़ा सा देखोगे तो बनता है हमारा श्रीलंका, हमारा क्या है, श्रीलंका बनता है, ठीक है, श्रीलंका। यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, और यहाँ पर आपको आ जाता है एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज, ठीक है। इतनी ज्योग्राफी देख ली एक छोटी सी चीज के कारण, ट्रॉपिक्स के कारण। तो अब इससे ज्यादा क्या पढ़ोगे इसमें स्टैटिक पोर्शन के लिए। चलो तो इसमें और क्या क्या चीजें थी, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड, ये सब आए थे।
कोस्ट गार्ड 12 नॉटिकल माइल्स तक रहते हैं, उसके बाद नेवी रहती है, तो ये चीज याद रखा करो। फीचर्स, इट विटनेस द पार्टिसिपेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 17, ये छोड़ सकते हो, इट्स कंप्लीटली फाइन। अच्छा, जिनको नहीं पता ये 12 नॉटिकल माइल 200 नॉटिकल माइल्स, तो जान लो हाई सीज नाम का एक कोई चीज होता है, अभी रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा था इस चीज के बारे में कि हाई सीज होता है। देख लो इसमें ही अगर देखोगे तो लैंड से वाटर में 12 नॉटिकल माइल्स तक आपकी टेरिटरी है, ठीक है। उसके बाद यहां से जाओगे तो 200 नॉटिकल माइल्स आता है, जिसे हम कहते हैं हाई सीज। वो हाई सीज की ट्रीटी होती है, और ये किस एक्ट के अंदर आता है, देख लो, अनक्लॉस, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज 1982, जो एनफोर्स हुआ था 1994। अभी रिसेंट न्यूज में है क्योंकि हाई सीज एग्रीमेंट आया है बॉस, ये याद रहेगा, हाई सीज एग्रीमेंट। देख रहे हो एक छोटे से मैप में अभी तक डिलीट नहीं हुआ, और कहां तक पहुंच रहा है ये, तो थोड़ा सा चीजों को सीरियसली लो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। एज पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑल सर्फेस कॉम्बैट्स इंडियन नेवी इंक्लूडिंग डिस्ट्रॉयर्स फाइटर्स, अब सब रहेंगे ना, हर कुछ एक्सरसाइज किया जाएगा। इसमें जो आपको याद रखना है वो दो चीज याद रखो। ओवरऑल एक्सरसाइज कंस्ट्रक्ट द कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल, सी विजिल किसका, कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, एंड द एम्फीबियस एक्सरसाइज एम्फेक्स, याद रखना है बस, ये दो याद रखो। सी विजिल और एम्फेक्स किससे रिलेटेड है, ट्रोपिक्स से रिलेटेड है सर। कोस्ट गार्ड से सी विजिल रिलेटेड है या एम्फेक्स रिलेटेड है, सी विजिल रिलेटेड है, ठीक है। अब आते हैं सेंटर कंसीडर सेफ हार्बर क्लॉज इन द आईटी लॉ। देखो ये जो आदमी दिख रहा है ना तुम्हें, ये बड़ी काम का आदमी है, और पूरे मार्च भर ये आदमी न्यूज में रहने वाला, तो इसका नाम याद रख लो, एमओएस, मिनिस्ट्री फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राजीव चंद्रशेखर। इन्होंने कहा है कि एक डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था, डिजिटल बिल आया था, तो डिजिटल इंडिया एक्ट बेसिकली 2023 में, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया एक्ट में कुछ चीजें हैं, सेफ हार्बर क्लॉज। सेफ हार्बर क्लॉज होता है साइबर स्पेस से रिलेटेड, पहले देख लो सेफ हार्बर क्लॉज होता क्या है, बट उससे पहले अपन जानेंगे आईटी एक्ट। आईटी एक्ट इंडिया में आया 2000 में, ये तो पता ही होगा, कभी कभार धोखा मार के पूछ दिया जाता है डेट ईयर। तो आईटी एक्ट आया 2000 में, चलिए आने दीजिए। इससे रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट है, दैट इज श्रेया सिंघल। श्रेया सिंघल का केस आया था जिसमें 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। क्या था 66 में ऐसा जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया, देखो 19(1)(a) का वायलेशन हुआ था। 1A क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेट करता है। एग्जैक्टली क्या हुआ कि श्रेया सिंघल ने फेसबुक पे कुछ ऐसा पोस्ट किया दैट सपोज नॉट टू बी पोस्टेड, क्योंकि वो उनके रेपुटेशन के अगेंस्ट था, तो इसको उनको अरेस्ट किया गया। तो उन्होंने चैलेंज किया कि भाई ये तो गलत है, ये ओवर पावर कर रहा है 91A को। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसे ऐसे प्रोविजंस को हटाया जाए। तो ये तो था आईटी एक्ट। अच्छा अभी क्या है, तो डिजिटल इंडिया एक्ट है। इसका काम क्या है, इसमें इन्होंने बोला है कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे इंस्टाग्राम, ठीक है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, या कोई भी XYZ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन सब के लिए हम अलग अलग रेगुलेशन लेंगे। इसमें बात किया गया सेफ हार्बर, टेक्निकल टर्म है, थोड़ा बहुत समझ लो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा सेफ हार्बर क्या होता है, सेफ हार्बर रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। सेफ हार्बर में आपको एक टर्म है साइबर स्पेस, तो इन दोनों टर्म्स पे फोकस रखना है अभी के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं एग्जैक्टली क्या है साइबर स्पेस और सेफ हार्बर क्या है। जैसे मान लो कि ये है इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम जैसा लग भी रहा है थोड़ा थोड़ा, ये इंस्टाग्राम हो गया। अब इंस्टाग्राम में कोई भी एक्स पर्सन आके कुछ चीज पोस्ट कर जाता है, तो अभी के लिए इंस्टाग्राम इज नॉट लायबल। तो ये इनके लिए कहा रहा है सेफ हार्बर, कुछ भी पोस्ट हो जाए आई एम नॉट लायबल, कुछ भी पोस्ट आई एम नॉट लायबल, थर्ड पार्टी के लिए थोड़ी लायबल होंगे। तो इस चीज को सेफ हार्बर के लिए कहा गया कि इसके अगेंस्ट भी लॉ लाया जाए ताकि हम उसे कवर कर पाए। अब यही चीज सेम कुछ दिन पहले यूएस के एक एक्ट में था, कम्युनिकेशन एक्ट में 1996 का जो एक्ट है सेक्शन 230, उसके लिए भी चैलेंज किया गया कि भाई ये तो लायबल ही नहीं होता है उस चीज के लिए, कुछ भी पोस्ट हो जाए तो उसमें कुछ करना होगा। ये एस्पेक्ट क्या है, गवर्नमेंट इसमें लॉन्ग हेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज पे काम करेगी।
इंटरमीडिएटरीज पे भी कुछ डाला जाए, बर्डन ऑफ प्रूफ, कि तुम्हारा भी रोल आए इसमें फैक्ट चेकिंग से प्लेटफॉर्म पे। तो ये सब बातें बस इसमें थोड़ी बहुत ये चीजें याद रखो। और रेगुलेट कौन करता है? ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये तुम्हारा फाइनेंस से रिलेटेड होगा। तो डिजिटल इंडिया एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों? ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है यार। डिजिटल इंडिया एक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है इस पे जिस हिसाब से पर्सनल नॉन पर्सनल डेटा शेयर होता है, तो जरूरी है कि इसको कंट्रोल और रेगुलेट किया जाए। जिस तरह के ऑफेंसेस होते हैं, साइबर क्राइम इससे रिलेट करता है। जामतारा जिसने देखी होगी उसे पता होगा किस तरह से ऑफेंसेस किए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पे कमेटी थी, उस कमेटी का नाम कमेंट सेक्शन में बताना। द कमेटी विच इज रिलेटेड टू द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, नेम द कमेटी। यू कैन जस्ट स्किप दिस पार्ट, इट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022, ये जस्ट अभी हम इसी के बारे में बता रहे थे कि पर्सनल नॉन पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहिए। पर्सनल डेटा जैसे अगर मेरे बारे में कुछ डेटा है, दैट व्हाट इज माय नेम, माय फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल, ये सब अगर मीडिया पे लीक हो जाती है तो देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ सेंस ऑफ प्राइवेसी प्रॉब्लम, ठीक है। प्राइवेसी किस में? आर्टिकल 21 के पोटा स्वामी का केस था, तो उस सबसे यहाँ पे रिलेट कर सकते हो इस पर्टिकुलर चीज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगर, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन्होंने कहा सेफ हार्बर इंटरमीडिएटरीज को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए, इस पे अभी हम लोगों ने बात की है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है खिंजाल मिसाइल। बट खिंजाल मिसाइल तो चलो रशिया ने मारा, ठीक है, बट एक बार के लिए ना रुक जाओ, वहां पे मत जाओ, अभी के लिए थोड़ा सा समझो ये मैप, ये यूरोप का मैप है, ठीक है। इसमें दो चार बातें देखो यार, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये क्या है? रशिया, ये मॉस्को, ठीक है, रशिया कैपिटल। अच्छा, ये रहा यूक्रेन, यूक्रेन की कैपिटल कीव। ये बात तो पता ही है, तो छोटी छोटी बातें हैं, हर किसी को पता रहती है। तो वैसे इसमें क्या था, यहाँ देखो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज क्रीमिया, जिसको रशिया ने एनेक्स किया था 2014 में, लेकिन वर्ल्ड मैप में अभी भी नहीं आएगा रशिया में, क्योंकि एक डॉक्ट्राइन है टिम्पसन डॉक्ट्राइन, और स्टिम्पसन डॉक्ट्राइन ही इस बारे में बात करता है कि अगर कोई फॉरेन टेरिटरी एनेक्स करते हो, फोर्सफुल एनेक्सेशन दैट इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज योर स्टेट। तो ये रहा रशिया, ये रहा यूक्रेन, ठीक है। यहाँ पर आ जाओगे मोल्दोवा, फिर रोमानिया, बल्गारिया और टर्की। टर्की ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एक डील के टाइम पे, इस डील का नाम है ब्लैक सी ग्रेन डील। तो अब ये चीजें समझ में आ रही है कि टर्की कैसे रोल प्ले करेगा, टर्की पास में है ना उससे, इसीलिए। अरे ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पर है ब्लैक सी, ठीक है, ब्लैक सी याद रखना, ब्लैक सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ रशिया एंड यूक्रेन। यहाँ पर जो है ये आपको है सी ऑफ मारमारा, या फिर बॉस्फोरस स्ट्रेट भी नाम दे देते हो, डेट इज ओके, बॉस्फोरस या फिर सी ऑफ मारमारा नाम दे देते हो। एंड दिस इज मेडिटेरेनियन, तो मेडिटेरेनियन से अगर आपको जाना है ब्लैक सी में तो किसका यूज करोगे? तो बॉस्फोरस स्ट्रेट का या सी ऑफ मारमारा का। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कर लोगे कि भाई मारमारा सी किसको किसको जोड़ता है, तो ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन को, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखोगे इसमें नाम नहीं दिया है, यहां पर है एजोव सी या सी ऑफ एजोव, और ये जो जाने का रास्ता है ना ये वाला, इसकी समझ पा रहे होगे, यहाँ देखो ये जो पोजीशन है इसे हम कहते हैं करेंच स्ट्रेट, और ये स्ट्रेट नाम ही बता रहा है किसके बीच में होगा, रशिया और यूक्रेन के बीच में। और यहाँ पर है कैस्पियन सी, कैस्पियन सी में इसका सबसे बड़ा वो है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ रशिया है, दैट इज वोल्गा, ड्रेन करती है कैस्पियन, वोल्गा, ये नाम याद रखना, कैस्पियन सी, ठीक है। अच्छा, यूरोप, रशिया का कुछ पार्ट यूरोप में, कुछ पार्ट एशिया में है, ठीक है। तो एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है तुम्हारा ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये है यूरल माउंटेन्स का लाइन, ये याद रखना, ये सब चीजें छोटी छोटी बातें हैं, पता है, अगर कभी एग्जाम में आ जाए ना। अब नीचे है कैस्कडस माउंटेन, कैस्कस माउंटेन, तो ये ज्योग्राफिकल फीचर है जो उसको सेपरेट करता है। तो थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंडिंग देखो, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी जाना है जो कि यूक्रेन के नीचे है, तो हमें सी ऑफ मारमारा या फिर बॉस्फोरस स्ट्रेट को पार करना पड़ेगा, उसके क्रेंच से पास करके हम पहुंच जाएंगे एजोव सी में, फिर आराम से रशिया निकल जाएंगे, ठीक है। रशिया यूक्रेन के पूरे पॉलिटिक्स में तुम्हें ज्योग्राफी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए रशिया की और यूक्रेन की, ठीक है। फिर उधर से अगर रशिया से आपको नीचे जाना था, आप कैस्पियन सी का यूज कर सकते हो। रशिया और इधर एशिया के बीच बॉर्डर बनाती है यूरल माउंटेन्स, और नीचे से कैस्कस माउंटेन्स, ठीक है। तो ये बातें पता रखना।
और अगर थोड़ा सा और देखना चाहोगे तो यहाँ पर व्हाइट सी है, व्हाइट सी भी आपको रशिया का ही पार्ट है, याद रखना रशिया का ही पार्ट है, रशिया बहुत बड़ा है, ठीक है। ये रहा बाल्टिक सी, यहाँ देखोगे तो ये वाला पोर्शन है आपका एड्रियाटिक सी का, घुसेंगे तो बहुत अंदर चले जाएंगे फिर मैप में, तो वी नॉट नीड नॉट टू गो इनटू दैट। रशिया बाल्टिक सी से ही बॉर्डर शेयर करता है ये वाला पोर्शन। तो ये तो थी ज्योग्राफी रशिया यूक्रेन की। आई होप की थोड़ी क्लैरिटी तो आई होगी, इससे थोड़ा समझ में आ रहा होगा एग्जैक्टली चल क्या रहा है दुनिया में, ठीक है। अगर आ जाए कैस्पियन सी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री से रिलेट करती हो तो हैप्पी बर्थडे नहीं मनेगा। ब्लैक सी से रिलेट कर दिए, हैप्पी बर्थडे नहीं मनना चाहिए। ब्लैक सी के बाउंड्रीज देख लो, टर्की, बल्गारिया, रोमानिया, मंडोवा, यूक्रेन और जैसे रशिया, ठीक है। क्रीमिया अलग कंट्री मत मार के आ जाना। बाल्टिक सी शेयर करता है बाउंड्री, हाँ सर बिल्कुल शेयर करता है। एड्रियाटिक करता है, नहीं करता है। मेडिटेरेनियन सी ब्लैक जाना है सर, सी ऑफ मार्मरा या फिर बॉस्फोरस स्ट्रेट का यूज करेंगे। ब्लैक सी से अजोव सी में जाना है तो किसका यूज करोगे, क्रेन स्ट्रेट का यूज करेंगे। और नीचे आना है तो कैस्पियन सी में डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। और ब्लैक सी ग्रीन डील में किसने रोल प्ले किया था, टर्की ने रोल प्ले किया था। तो यही हो गया स्टैटिक और करंट, दोनों साथ साथ चल गया, कुछ अंतर थोड़ी ना। अभी रशिया यूक्रेन थोड़ा बहुत बात कर लिया उसके बारे में। किंजल मिसाइल देखो, किंजल मिसाइल का ये निकनेम है किंजल, बट इसका रियल नेम है KH-47M2। It was one of the next generation weapon unveiled by Russian President Putin during the speech in 2018। मतलब 2018 में किंजल को लॉन्च किया गया था। और रशियन रिसेंटली हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल इज अ पार्ट ऑफ मैसिव वेव ऑफ स्ट्राइक्स ऑन यूक्रेन यूज किया। किंजल मिसाइल जिसका रियल नेम है 47M2KH, इसको पुतिन ने कब लॉन्च किया था, 2018 में। एंड हु इज पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। अच्छा, किंजल मैक 10 तक जा सकता है, स्पीड ना मैक में नापी जाती है इनकी। रिपोर्टेड रेंज है 1500 से 2000 किलोमीटर, वेट 4300 kg तक उठा सकता है। डिजाइन है MiG-31 फाइटर जेट, एल्टीट्यूड 18 किलोमीटर तक ऊपर जा सकता है। मिसाइल मनूवर ड्यूरिंग ऑल स्टेजेस ऑफ फ्लाइट। हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या होते हैं, वेपन सिस्टम विच फ्लाइज एट लीस्ट स्पीड ऑफ मैक 5E, मतलब 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड पे। और ये मैन्यूरेबल होता है, मतलब ह्यूमन कंट्रोल में रहता है 5E पे भी जाकर के, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना तेजी से ये निकलता है ये वेपन्स। तो हाइपरसोनिक मिसाइल का पता रहेगा कि लिस्ट कितना होना चाहिए, मैक 5E। और किसने किया, रशिया ने। रशिया की ज्योग्राफी हम लोगों ने पूरी देख ली, ठीक है। मिसाइल एक्सट्रीमली फास्ट एंड फार हार्डर, सरफेस टू एयर होती है डिफेंस, ठीक है, सरफेस से एयर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास कंट्री है नेपाल। नेपाल के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए रामचंद्र पौडेल, ठीक है। तो रामचंद्र पौडेल और पुष्पा कमाल दाहाल प्रचंडा इनके प्राइम मिनिस्टर है। इनका प्राइम मिनिस्टर ही सब कुछ होता है। 2008 से पहले इनके यहाँ भी राजा महाराजा वाला रूल चलता था, लेकिन उसको एबॉलिश करके फाइनली पुष्पा कमाल दाहाल प्रचंडा बने हैं अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट बने हैं रामचंद्र पौडेल। प्रेसिडेंट इनका सेरेमोनियल पोस्ट होता है, अनलाइक द इंडिया। इंडिया में सेरेमोनियल पोस्ट नहीं होता है। और जिन्हें भी लगता है प्रेसिडेंट इज अ गोल्डन जीरो, ब्रो यू नीड टू स्टडी व्हाट एग्जैक्टली द प्रेसिडेंट इज, ठीक है। क्योंकि प्रेसिडेंट के पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग पावर होता है जिसे अपन कहते हैं वीटो पावर, ठीक है। तो इसमें एंटर करने से पहले थोड़ा सा ज्योग्राफी देख लें नेपाल की। ये देखो, नेपाल में आपको क्वेश्चन पूछेगा भी तो 2-4 चीजें पूछता है कि इसका ना बॉर्डर शेयर लेंथ कितना है, इंडिया से कितना बॉर्डर शेयर करता है। एक बार क्रॉस चेक करना, 1880 अराउंड है ये टोटल बॉर्डर, 1800 समथिंग का बॉर्डर शेयर करता है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना प्लीज, जस्ट फॉर अ रीचेक ऑफ डेटा, मे बी ये पुराना हो गया हो। ये रहा रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये तिब्बत वाला रीजन है बेसिकली, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये रहा नेपाल, ठीक है, ये रहा नेपाल। नेपाल में यहाँ क्या है, यूके, यूनाइटेड किंगडम ना, उत्तराखंड, ये है यूपी, ये है बिहार, ये रहा वेस्ट बंगाल का छोटा सा पार्ट, और ये रहा सिक्किम। तो कितने बॉर्डर स्टेट्स हो गए, 1 2 3 4 5। तो नेपाल के 5 बॉर्डर स्टेट कौन से हुए, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, याद रखो ना, मैप याद रखो, ये रटने की जरूरत ही नहीं है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। 1 2 3 4 5 हो गया, कितना आसान था। नेपाल, यूके, यूपी, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, खत्म हो गया, फालतू रटते हो। तो ये चीज याद रखना, नेपाल के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा भूटान इधर है, भूटान भी देख लेते हैं। यहाँ पे अरुणाचल है, ये असम है, ये वेस्ट बंगाल है, ये तुम्हारा सिक्किम है। तो वो 1 2 3 4 के साथ वो बॉर्डर शेयर करेंगे, तो हो गया इंटरनेशनल बॉर्डर शेयरिंग किसके किसके साथ हो गया। तो ये चीज याद रखना। भूटान भी रिसेंटली न्यूज में था, वो अपने गोल्ड वाले स्कीम को रिलेटेड, उस पर भी वीडियो बनी हुई है, देख लेना एक बार मन होगा तो, ठीक है।
तो ये छोटी बातें पता रखना बस कि कहाँ पर है क्या है। नेपाल से एक रिवर आती है, नेपाल से क्या है, तिब्बत से आती है, वो ट्रांस बाउंड्री रिवर है। उस रिवर का नाम है कोसी। कोसी रिवर को हम कहते हैं सोरो ऑफ बिहार। ठीक है सर, क्यों कहते हैं कोसी को सोरो ऑफ बिहार? देखो ऊपर से आती है ये कोसी, मान लो इसे ये बिहार में आई, इस तरह से एंटर की, ठीक है, पहले टाइम पे, फिर कुछ टाइम के बाद इसका 50 साल के बाद मान लो फिर उसका इस तरीके से हो जाता है कोर्स, इस तरीके से ये कोर्स चेंज करती है अपना। ठीक है, और सबसे खतरनाक बाढ़ आया था 2008 का, बिहार में आया था, जिसके कारण बहुत लोग मरे थे, क्योंकि इसने कोर्स एकदम से चेंज किया था अपना। और एक पर्टिकुलर 100 साल हो गए थे उस जगह को, कोसी को आए हुए वहां पे, फाइनली उसने कोर्स चेंज किया और फिर तबाह करके चली गई बहुत कुछ, इसलिए से हम कहते हैं सोरो ऑफ बिहार। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि सोरो ऑफ चाइना किस रिवर को कहते हैं? ठीक है, एक कलर के ऊपर रिवर है, चलो येलो ब्लू व्हाइट ग्रीन बता देना। अच्छा एक चीज और है कि हाँ, वेस्ट बंगाल का सोरो किसे कहते हैं? वेस्ट बंगाल, सोरो वेस्ट बंगाल और चाइना, ये दो क्वेश्चन बताना। स्टैटिक का ही क्वेश्चन है, सोरो याद आया तो दो सोरो देख लेते हैं हम भी। ठीक है, इतना तो मैप देखा है तो थोड़ा बहुत तो बनता है ना अपना पढ़ना इसको। हाँ, और इसमें और कुछ नहीं है, ये 0 डिग्री पास करता है। मित्र पर गमछा झार बताया ही था उस दिन कि 0 डिग्री से पास करने वाले कंट्रीज का नाम कैसे याद रख सकते हो। ये नेपाली कांग्रेसमैन है और ये प्रचंडा प्राइम मिनिस्टर है, बता दिया। पौडेल कॉमन कैंडिडेट है 8 पार्टी अलायंस के, नेशनल नेपाली कांग्रेस एंड प्राइम मिनिस्टर प्रचंडा लेड सीपीएन माओइस्ट के हैं। ठीक है, ऑल्दो द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज लार्जली सेरेमोनियल होता है, 5 साल का टेन्योर होता है, सब कुछ लिखा है, 5 साल का टेन्योर है और 2 बार से ज्यादा टर्म पे इलेक्ट नहीं हो सकते। ये बातें याद रखना, ये यूएस वाला सिस्टम है इनका, यूएस में भी 2 बार ज्यादा नहीं हो सकते, 2 बार 5 बार। इंडिया में इनके अपॉइंटमेंट का कोई लिमिट नहीं है, कितने बार भी हो जाए कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन आज तक कोई 2 बार ज्यादा रहा नहीं, अच्छा भी लगता है ना। ठीक है, और ये 3rd टर्म है प्रेसिडेंट का 2008 के बाद से। पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राम बरन यादव और अभी विद्या देवी भंडारी को हटा के ये आएंगे तो अपने भाई साहब। ठीक है, तो विद्या देवी भंडारी वाज द 2nd, राम बरन यादव वाज द 3rd। तो ये तीनों के नाम याद रखना, आ सकता है कभी कभार वाज द 1st एंड 2nd एंड 3rd, इस टाइप से पूछा जा सकता है। नाउ बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग। अब बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग में सबसे पहले तो अपन बिम्स्टेक के कंट्रीज देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन सा है। इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। ठीक है, इसमें से की बॉर्डर बाउंड्रीज देखिए हम लोग ने। बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की मीटिंग हुई बैंकॉक में वर्चुअली। ठीक है, ये 6th एडिशन था बिम्स्टेक का। मीटिंग ने ड्राफ्ट होस्ट कंट्रीज एग्रीमेंट, होस्ट कंट्री कौन था? बैंकॉक। और फिर इंडिया के बीच में एक साइन भी हुआ कि वेदर एंड क्लाइमेट के ऊपर, ये आधे से टाइम पे लोग क्लाइमेट वेदर पे रहते हैं। ये फैक्ट्स अबाउट बिम्स्टेक देख लो, 6 जून 1997 को बना था, ये इंपॉर्टेंट है। बाई बैंकॉक डिक्लेरेशन। मेंबर कंट्रीज 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंट्रीज मेंबर है। बिम्स ऐसे याद रख सकते हो, बिम्स का मतलब क्या होता है? बंगाल, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और टेक, थाईलैंड, भूटान एंड नेपाल। टेक्नोलॉजी नहीं है उतनी तो भूटान नेपाल। बिम्स्टेक वैसे वो लास्ट में ऐड हुआ है ना, इसलिए कुछ ऐसे ऐड नहीं हो पा रहा था। बिम्स तो सही था पहले, लेकिन उसके बाद ये टी आ गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा, तो बिम्स्टेक इन्होंने कर लिया। 7 कंट्रीज है, बिम्स वैसे याद रहेगा। थाईलैंड, भूटान, नेपाल तो आसपास ही दिखाया भी है मैप में। 1997 में बना था, 7 मेंबर कंट्रीज है और बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना। 3rd बिम्स्टेक समिट सेक्रेटरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन ढाका, बांग्लादेश में। इस टॉपिक को मिस मत करना, मीडिया रेट्स एंड ब्रेकिंग द साइलेंस ऑन प्रेस फ्रीडम। इसमें आज सुबह ही हम लोगों ने डिस्कस किया इस टॉपिक, तो प्लीज रीड इट आउट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, साइट ए शोध सिंधु। ठीक है, ये आई नॉट से कि ये बताया है कभी, बट ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आंसर इज सी, हायर एकेडमिक रिसर्च। नहीं आता कोई बात नहीं। कराकोरम पास नाम से ही पता चला लद्दाख में होगा। विच यूनिवर्सिटीज बिकम द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटीज? का नाम है डेकन यूनिवर्सिटी। ये ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है और ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन डिग्रीज को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, तो वहां से ये क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है। इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय ऑल वुमेन। इसका लिबेरिया आंसर होगा, यूएन पीस कीपिंग फोर्स 2007 में किया था इन्होंने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही एंड आई होप कि अच्छे से तैयारी चल रही होगी, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेंशन करो कमेंट सेक्शन में और आंसर्स किया करो। राइट, थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।